इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के एक स्कॉलर हैं सैमुअल पी हंटिंगटन। उनकी एक थीसिस है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। उनका मानना है कि इस्लामिक देशों के बॉर्डर जहां पर अन्य धर्मों जैसे कि क्रिश्चियंस और यहां पर इजराइल के साथ ज्यूज के साथ मिलेंगे, वहां पर आप ब्लडी बॉर्डर्स देखेंगे। यह थीसिस है कि ऐसा होगा ही। द कन्फ्रंटेशन दैट यू सी नाउ, क्या ये केवल कुछ बॉर्डर का इशू है या फिर इसके बियॉन्ड भी काफी कुछ है? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। इस वीडियो का पर्पस है, सबसे पहले हम ईरान में भी क्या चल रहा है, ईरान इजराइल के इस कॉन्फ्लिक्ट में क्या चल रहा है, रिटेलिएशन की पॉसिबिलिटी क्या है, अंतरराष्ट्रीय कानून क्या कहता है, ईरान और इजराइल के रिलेशंस पहले तो ठीक थे, फिर क्या गड़बड़ हुई 1979 ऑनवर्ड्स, कैसे ईरान और सऊदी दोनों मुस्लिम वर्ल्ड की लीडरशिप को चाहते हैं, दोनों में डिफरेंसेस का क्या इंपैक्ट होगा इस रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट पर, क्या सऊदी भी इजराइल के खिलाफ आएगा अगर मुस्लिम देश मांग करते हैं तो, और सऊदी पर कौन से दबाव और कौन सी आवश्यकताएं हैं जिसकी वजह से शायद सऊदी ना आए। इसके बाद यहां पर पुतिन का क्या कनेक्शन है, क्योंकि सीरिया से कहानी शुरू हुई है, जो रिसेंटली अभी रिटेलिएशन हुआ है फ्रॉम ईरान, इट इज कनेक्टेड टू सीरिया, और सीरिया में बशर अल असद की सरकार को बचाए रखने में पुतिन की भी सरपरस्ती है, तो उनका क्या एंगल है। उधर नॉर्थ कोरिया में 2 हफ्ते पहले न्यूक्लियर टेस्ट को बढ़ाए जाने की बात आ रही है सामने, तो क्या दुनिया का फोकस इस तरफ ईस्ट चाइना सी में कुछ और भी होने वाला है क्या? तो क्या कनेक्शन इन सब का, चलिए समझते हैं इस वीडियो में बड़े आसानी से। सबसे पहले जो रीसेंट अपडेट है वो क्या है, ईरान ने जो अटैक किए हैं, पहली बार ऐसा हुआ है कि ईरान डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में आया है इजराइल के साथ। आप कहेंगे नहीं सर, जंग तो पहले भी चल रही थी, पहले शैडो वॉर चल रहा था, प्रॉक्सी चल रहे थे, जैसे कि साइबर अटैक, एक दूसरे के न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मार देना, दूसरे देश में कुछ ताकतों को पैसा देना, हथियार देना और उनसे इजराइल पर अटैक कराना, और इजराइल भी ऐसी काउंटर ऑफेंसिव ईरान के खिलाफ करता रहता था। लेकिन डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन क्या जरूरत आन पड़ी अभी? जरा इस मैप के थ्रू समझिए। सीरिया में है डेमेस्कस, और यहां पर ईरान की कंसुलेट फॉरेन ऑफिस होता है जो देश की संप्रभुता को रिप्रेजेंट करता है। 1 अप्रैल के दिन कहा गया कि इस पर अटैक हुआ इजराइल की तरफ से, हालांकि इजराइल ने माना नहीं है। जैसे ईरान ने तो अटैक किया और माना मैंने करा है। ईरान ने अटैक करने के बाद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को लेटर भेजा है कि हमने किया है जी, रिटेलिएट किया है, और अगर अब हम पर हमला हो गया तो जवाबी कार्रवाई जो है फिर डायरेक्ट वॉर की होगी, इजराइल के खिलाफ भी और इजराइल के साथ जो जो आएगा उसके खिलाफ भी। इतनी हिम्मत ईरान ने दिखाई है। हालांकि डेमेस्कस में जो फॉरेन ऑफिस है ईरान का, उस पर जो अटैक हुआ जिसमें कि ईरान के IRGC के कमांडर मारे गए, तो ईरान ने उसी दिन कहा कि बदला तो लिया जाएगा। और इस अभी जो बदला लिया गया, ऐसा नहीं कि सरप्राइज अटैक है जैसे कि अक्टूबर में हुआ था, वो हमास नहीं कहता, वो सरप्राइज अटैक था। लेकिन इस बार तो इंटेलिजेंस फोर्सेस को इजराइल की प्लस इजराइल के जो साथी देश है सबको पता था कि कोई ना कोई काउंटर ऑफेंसिव होगा। और साथ में आई गॉट टू एक्चुअली कुछ मैप्स मुझे मिले, उन मैप्स पे खुद इजराइल जो है एनालिसिस कर रहा था कि कहां कहां अटैक कर सकता है, क्योंकि इजराइल की ताकत का बड़ा आधार है उसकी एयरफोर्स, तो प्रोबेबल कहां कहां अटैक हो सकते हैं उसके लिए काउंटर पहले से ही इजराइल और उसके साथी यानी कि USA, UK, इवन जॉर्डन ये तैयारी करके बैठे थे, राइट। अब जरा इस मैप के थ्रू समझ लीजिए जरा लोकेशन। ये है इजराइल और यहां है ईरान। ये देखिए, यहां पर इराक है, सीरिया है, लेबनान है। आप कहेंगे इससे क्या मतलब है? तो है, नहीं नहीं, इंपॉर्टेंट है ये। क्यों? क्योंकि ईरान जो मिडिल ईस्ट के बैटल को लड़ रहा है उसमें आर्क ऑफ रेजिस्टेंस ये शब्द यूज होता है। आर्क ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस तो किसी के खिलाफ होता है ना भाई, किसके खिलाफ? इजराइल और वेस्टर्न लॉबीज के खिलाफ, वेस्टर्न देशों के खिलाफ, यानी कि ईरान के समर्थित दल, मतलब कि कुछ आतंकवादी समूह जिनको वो कहते हैं भाई ये तो आजादी के लिए लड़ रहे हैं, इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं। तो ऐसी 3 फोर्सेस इराक में मौजूद है जिनको हथियार, ट्रेनिंग, पैसा ईरान से जाता है। ऐसे ही सीरिया में बशर अल असद की सरकार को समर्थन देता है ईरान भी देता है, उधर से रशिया भी देता है, तो यानी कि यहां पर भी समर्थन हो गया। तो सीरिया का इस्तेमाल, क्योंकि बॉर्डर देखिए कनेक्टेड किसका है, ईरान का बॉर्डर कनेक्टेड नहीं है, सीरिया का कनेक्टेड है। तो अगर इजराइल के खिलाफ लड़ना है तो इजराइल के बराबर वाले देश जो मतलब नेबरिंग नेशंस का तो साथ ईरान को जरूरी होगा ही। तो इसी वजह से सीरिया और इधर लेबनान में हिजबुल्लाह मिलिट्री ग्रुप, उसको सपोर्ट करता है ईरान।
इधर यमन में हूथी रेबल्स। तो अभी जो रिसेंट अटैक हुआ उसमें हूथीज की तरफ से भी अटैक होने लगा, इधर हिजबुल्लाह की तरफ से भी अटैक होने लगा, और इधर ईरान और इराक में समर्थित फोर्सेस की तरफ से भी अटैक होने लगा। अभी पूरा एनालिसिस तो निकल कर आना है कि भाई कौन कौन फोर्सेस एग्जैक्टली क्या क्या कर रही थी, राइट। लेकिन अभी जो निकल कर आया वो ये आया है कि भाई यहां से तो क्योंकि बिल्कुल बराबर में ही है, तो डॉजन्स ऑफ फायर्स ऑफ मिसाइल्स यहां से हुए हैं। लेकिन इजराइल पर इसका नेगेटिव इंपैक्ट क्या पड़ा, कितना नुकसान हुआ, जरा इस मैप के थ्रू समझ लीजिए। ये जो आपको दिख रहा है ब्राउन कलर वाला स्पॉट, तो इसका मतलब है कि स्ट्राइक्स जो हैं ये ग्राउंड पर पहुंच गई थी, क्योंकि ऑलरेडी एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम था इजराइल का। यूके एंड यूएसए की फोर्सेस भी इजराइल के समर्थन में सुरक्षा देने के लिए खड़ी थी। देखिए मैं यहां पर दिखाता हूं आपको, ये जो आप देख रहे हैं ये है मेडिटेरियन सी, और यहां पर मेडिटेरियन में आपको यहां दिख रहा होगा यूएस एयरफोर्स और रॉयल एयरफोर्स यानी कि यूके दोनों मौजूद थी। ऑलरेडी रेड सी में, मेडिटेरियन में यूएसए ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर स्टेशन किए हुए हैं, यूके से भी सपोर्ट मेडिटेरियन के थ्रू इजराइल को मिल रहा है। तो यानी कि रेडीनेस इन डिफेंस ऑफ इजराइल वाज ऑलरेडी इन प्लेस, राइट। और इसी वजह से जो आप ये डार्क में देख रहे हैं, ब्लैक में जो देख रहे हैं आप लोकेशंस, ये वो हैं जो मिसाइल्स और ड्रोन्स आ तो रहे थे इजराइल की तरफ, लेकिन जमीन पर नहीं पहुंच पाए, वो हवा में ही खत्म कर दिए गए क्योंकि वो काउंटर ऑफेंसिव के थ्रू। अब जरा इसकी लोकेशन देखिए जरा आप, इजराइल का एयरबेस सदर्न इजराइल में, फिर यहां पर अरब रीजन हो गया, और उसके बाद आप कहीं भी देखेंगे गोलन हाइट, मतलब सदर्न रीजन में ही ग्राउंड पर रीच हो पाई मिसाइल की, बाकी यहां नहीं हो पाई, ये सब हवा में ही रहा। इधर तो जॉर्डन में भी हुआ और इधर गोलन में तो ग्राउंड पर आया। ये मैं आपको एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस बता रहा था। देखिए इराक में ये तीन ऑर्गेनाइजेशन, लेबनान, हिजबुल्लाह, गाजा की तरफ से हमास और इस्लामिक जिहाद। हमास तो एक्चुअली फेस्टिवल मना रहा था, हमास का कहना था ये तो बहुत सही हुआ, वो चाह रहा था कि ईरान डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में आए तो सही, और इसी वजह से जैसे इजराइल का फोकस हटा तो उस रात अब गाजा का कहना है भाई हमारे यहाँ तो शांति रही, यानी कि रफा में जो ऑपरेशन था इजरायली फोर्सेस का वो रोक दिया गया। इधर यमन में हूती रेबल्स। ना अब जरा इंटरेस्टिंग बात देखिए, कॉस्ट देखिए। तो ये ईरान ऑब्जर्वर का कहना है कि पर ड्रोन की जो कॉस्ट थी वो करीब $20,000 के आसपास थी, और अगर मिसाइल्स को भी इंक्लूड कर लें तो टोटल जो खर्चा इस अटैक में हुआ ईरान का वो लगभग $62 मिलियन हुआ है अप्रॉक्स, ठीक है। लेकिन इस अटैक से बचने के लिए इजराइल, यूएसए, यूके ने जो अपनी काउंटर मिसाइल्स एयर मतलब जेट्स का इस्तेमाल किया, तो उसमें कितना खर्चा हुआ, तो उसका एस्टिमेट बताया जा रहा है $1.1 बिलियन। ईरान ऑब्जर्वर का कहना है कि ईरान की सरकार का मंशा एक्चुअली कोई डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में जाना नहीं था, केवल अपनी रिटेलिएशन कैपेसिटी को शो करना था, क्योंकि आज तक डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं हुआ था। ईरान ने अभी अपनी और मिसाइल्स यूज नहीं करी हैं। ईरान का कहना है कि जो ये कह रहे हैं कि इनका एयर ड्रोन, स्लिंगर मिसाइल्स, दे वर एबल टू सेफगार्ड इजराइल, ऐसा नहीं है। ईरान का कहना है अभी तक हमने हाइपरसोनिक मिसाइल तो यूज ही नहीं की, अभी तो फतेह मिसाइल यूज ही नहीं की, अगर अब हम पर अटैक हुआ तो नेक्स्ट नंबर उनका है, ऐसा इनका कहना है। अब ये जो डिफरेंस है, इसके साथ एक चीज और देखिए, ये भी इन्होंने एक मैप रिलीज किया है जो मैंने दिखाया ना कि सदर्न इजराइल में एयर जो आपका एयरबेस है उस पर मिसाइल पहुंची, अटैक ग्राउंड पर हो गया। तो यहां पर जो है ये जो आप देख रहे हैं यहां पर F-16 हैं, तो F-35 हैं। तो ईरान की तरफ से कहा गया कि देखो अगर हमें अटैक करना होता तो हम डायरेक्ट F-35 पे करते, आपके बेसिकली जो फाइटर जेट्स हैं उन पर करते, लेकिन यहां पर एयर स्ट्रिप पर हमने अटैक किया, क्योंकि हम बताना चाह रहे थे कि देखो हम तुम्हें ज़्यादा कॉस्ट नहीं तुम्हारी बढ़ाना चाहते, क्योंकि अगर तुम्हारे फाइटर जेट्स पर अटैक कर देते तो लॉस बढ़ जाता, वो कन्फ्रंटेशन बढ़ जाता। ये एक एनालिसिस सामने आ रहा है। हकीकत क्या है वो तो बाद में पता लगेगा। जो ये ऑपरेशन है इसको कहा गया है ट्रू प्रॉमिस। ईरान कह रहा है कि ये हमारा ट्रू प्रॉमिस था ना, कि भाई इजराइल और उसके साथी जो परेशान कर रहे हैं, उधर पैलेस्टीन में हमला कर रहे हैं, तो ऐसे में उनको जवाब तो हम देंगे। तो ये उनका जवाब है। प्लस उनका कहना है कि इजराइल हम पर काउंटर ऑफेंसिव कर रहा है, शैडो अटैक कर रहा है, ईरान को नुकसान पहुंचा रहा है, तो इस वजह से ये हमारा काउंटर ऑफेंसिव है। अब ये ऐसा नहीं है कि इससे पहले कुछ नहीं किया। ईरान ने इजराइल की जो कमर्शियल रूट है उसको, उस पर अपनी कैपेसिटी शो करने की कोशिश करिए कि भाई साहब तुम्हारा जो कमर्शियल ट्रेड रूट है ना उसको भी हम ब्लॉक कर सकते हैं, क्योंकि हमारी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। क्योंकि ईरान
यहाँ पर आप बब अल मंदेब देखते हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज देखते हैं। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज पे MSC एरीज, ये एक्चुअली अभी एक कमर्शियल शिप है जिसको सीज कर लिया गया था, सुना होगा आपने। और इसका कनेक्शन एक्चुअली जोडियक मैरिटाइम से कहा जा रहा है। जोडियक मैरिटाइम एक ज्यू, मतलब इजराइल के समर्थक, एक ज्यू बिलियनियर की कंपनी है, मतलब इजरायली ज्यू बिलियनियर की कंपनी है। तो हालांकि ईरान का कहना है कि कमर्शियल रूट के बहाने ये इजराइल को टैक्टिकल वेपनरी, अदर सपोर्ट भी दे सकते हैं, ऐसा हमें लगता है। इस वजह से हमने ये सीज किया है। इसी शिप पर 17 जो क्रू मेंबर्स हैं वो भारतीय हैं। तो भारत की भी बात चल रही है तेहरान से कि भाई उनको कुछ नहीं होना चाहिए, ये तुम्हारा आपस का मामला है। ईरान की, मैंने बताया कि ईरान ने वार्निंग तो पहले ही दे दी थी और ईरान ने कहा जो हमने अभी किया ये लिमिटेड है, राइट। अब इजराइल का क्या रिस्पॉन्स है? तो इजराइल का कहना है कि देखो 99.9% जो हम पर अटैक हुआ ड्रोन्स एंड मिसाइल्स, वो तो हमने बेसिकली काउंटर कर दिया, मतलब वो एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम हमारा इतना अच्छा था। अब ज़रा इसके 3 कंपोनेंट है, तीनों को ध्यान रखिएगा। अमूमन आपने आयरन डोम का तो नाम सुना होगा। तो आयरन डोम अगर मैं कहूँ कि ये लॉन्ग रेंज मिसाइल इंटरसेप्शन के काम आता है, तो क्या ये बात सही होगी? आंसर इज नो। कारण क्योंकि 3 वेरिएशन है। पहला आयरन डोम, आप इसको देखिए, ये 4 से 70 किलोमीटर दूर तक अगर कोई मिसाइल, कोई ड्रोन आपके पास ऊपर आ गया है तो उसको गिराने के लिए होता है। तो यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए पर्पस, मतलब बेसिकली शॉर्ट रेंज के लिए। डेविड स्लिंग यहां पर 40 से 300 किलोमीटर दिख रहा है आपको, और एरो ये लॉन्ग वाला है, यानी कि 2400 किलोमीटर तक की इसकी रेंज होती है। तो तीनों का इस्तेमाल इसमें किया गया है। अब इजराइल का काउंटर ऑफेंसिव क्या हो सकता है? अब यह कहा जा रहा है कि देखो ईरान और इजराइल दोनों एंटीथेटिकल हैं, एक तरीके से ये मान लीजिए, मतलब दोनों के बीच का कॉन्फ्लिक्ट शायद रिजॉल्व ही नहीं हो सकता। इसका एक ही तरीका है कि फाइनली इनमें फुल फ्लेज वॉर हो, ये कुछ एनालिस्ट का कहना है। हालांकि दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स कह रहे हैं भाई ऐसा ना ही हो तो ठीक है, राइट। बट इजराइल क्या कर सकता है? तो ये हैं आपके न्यूक्लियर साइट्स ऑफ ईरान। अगर इन न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक कर दे इजराइल, तो मुझे बताइए ये तो मतलब वन साइडेड हो जाएगा वॉर। बट ईरान का कहना है, आपको क्या लगता है हम ऐसे ही बैठे हैं यहाँ? आपके पास एयर डिफेंस सिस्टम है तो क्या हमारे पास एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है? तो हर दोनों अपनी अपनी फोर्सेस और अपनी अपनी प्रोनेस को शो करने की कोशिश तो करते ही हैं, क्योंकि ये डिटरेंस का रूल है। डिटरेंस का मतलब होता है ना इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कि भाई अल्टीमेटली आप अपनी पावर को इतना प्रोजेक्ट करना चाहते हैं कि दूसरा गलती से भी आपका नुकसान ना करे। तो इजराइल पर अगर डायरेक्ट अटैक हुआ है तो इजराइल की डिटरेंस पर भी क्वेश्चन है, डिटरेंस स्ट्रेटजी, यानी कि आप अपनी पावर को इतना बढ़ा लो कि दूसरा आप पर हमला करने से पहले भी 10 बार सोचे, राइट। लेकिन देखते हैं आगे क्या होगा। तो ये अगर हुआ तो ज़्यादा बड़ी तबाही हो जाएगी। आगे बढ़ने से पहले बता दूं, ये PDF आपको यहाँ पर मिल जाएगी, आप यहाँ मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, शशांक त्यागी फॉर यू, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर पर। नाउ अब जरा इनके रिलेशंस का बैकग्राउंड देखिए। 1925 से लेकर 1979 तक हम देखते हैं पहलवी की डायनेस्टी। ये पहलवी की डायनेस्टी को समर्थन मिलता रहा था यूएसए से। अब यूएसए ऐसे ही तो समर्थन नहीं देगा कि भाई आप बने रहो पहलवी, शाह रजा पहलवी, उसका कुछ तो बेनिफिट होगा। ईरान का ऑयल, दैट वाज द लिंक, यानी कि 1925 से 1979 तक अगर हम एनर्जी मार्केट की बात करें, स्पेसिफिकली उसमें भी ईरान के एनर्जी मार्केट की बात करें, तो एक तरीके से प्रभुत्व पता है किसने बनाया था? यूएसए एंड यूरोपियन बेस्ड कंपनीज, और यूरोप में भी यूके और यूएसए तो आपको पता ही है। तो इनकी कंपनियों को बहुत ही सस्ते में ईरान से ऑयल लेने का मौका मिल रहा था। बदले में ये पैसा दे देते थे कुछ शाह रजा पहलवी को। तो इस वजह से कहा जाता था कि एक तरफ जनता भूखी है लेकिन देश अमीर है, देश के रिसोर्सेस काफ़ी ज़्यादा हैं। खैर, इसके खिलाफ फिर एक नेशनलिस्ट मूवमेंट बढ़ते हुए हमने देखा। मैं नेशनलिस्ट की बात कर रहा हूँ, इस्लामिक की नहीं। क्यों? क्योंकि बीच में 1951 में जब ये ईरान के प्राइम मिनिस्टर बने मोसदेक, तो इन्होंने आवाज़ उठाई, यार ये पहलवी जो हुकूमत है इसमें एक तरीके से ईरान का शोषण हो रहा है, इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। अगर कोई आवाज़ उठाएगा और उस अपनी देश के रिसोर्सेज के लिए, और उससे यूएस और यूके के कमर्शियल इंटरेस्ट को नुकसान है, तो मुझे बताओ इनके खिलाफ कुछ होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि उन्होंने स्टेप्स लेने स्टार्ट कर दिए कि हम नेशनलाइज कर देंगे ईरान की ऑयल इंडस्ट्री को, यानी कि ईरान की अपनी कंपनी और अपना ऑयल, पूरा हक अपने पास। तो ये कैसे उनको भा जाता भाई? यूके और यूएसए के इंटेलिजेंस सर्विसेज ने मिलकर इनको हटवा दिया और दोबारा से जो पहलवी हैं उनके पास सरकार
पूरी पावर आ गई। इसके बाद इजराइल और ईरान के बीच में ट्रेड रिलेशंस अच्छे चले। इजराइल को ऑयल की जरूरत थी, ईरान ने कहा हम सप्लाई करेंगे, ट्रेड रिलेशंस चलते रहे। 1979 में रिवॉल्यूशन हो गया। अब रिवॉल्यूशन के बाद की जो पॉलिटिक्स है उसका लिंक आज के जियोपॉलिटिक्स से है, क्योंकि यहां पर अयतुल्लाह खमैनी आते हैं और अयतुल्लाह खमैनी कहते हैं कि हमें इस्लामिक कॉज से देखना चाहिए पैलेस्टीन के मुद्दे को। आप कहेंगे मतलब यह है कि जब अरब नेशनलिज्म की बात होती है तो अरब नेशनलिज्म, अगर केवल आप कहेंगे कि भाई पैलेस्टीन इज कनेक्टेड टू अरब नेशनलिज्म, क्योंकि फ़लस्तीनी लोग जो हैं वो अरब एथनिसिटी के लोग हैं। क्योंकि अगर आप मैप में देखो ना, मैं आपको मैप में शो करता हूं, तो ईरान को आप अरब में नहीं मानते ना, ये देखिए, तो दिस इज अरब, राइट, और यहां पर है ईरान, ठीक है, जहां पर पर्शियन एम्पायर होता था। तो ऐसे में अगर आप अरब नेशनैलिटी की बात करोगे तो फलस्तीन का जो मुद्दा है वो सऊदी अरब कैप्चर कर लेगा, क्योंकि मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर तो सऊदी है और इसमें एक रिलीजन एंगल भी है। मक्का एंड मदीना आर लोकेटेड इन सऊदी, लेकिन थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस अल अक्सा मॉस्क दैट इज इन जेरूसलेम। तो इस वजह से ईरान का टारगेट यही है। ईरान की जो IRGC है, जो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प है, पैरामिलिट्री ग्रुप, तो उसकी एक एलीट फोर्स है कुद्स फोर्स। और कुद्स का मतलब क्या होता है? कुद्स का मतलब होता है पवित्र। तो उस कुद्स फोर्स के थ्रू करना क्या चाह रहे हैं? वो एक्चुअली जो अलायंस बना रहे हैं ना, आर्क ऑफ रेजिस्टेंस, ऐसे ही पैसा हथियार नहीं खर्च कर रहा है ईरान। लेबनान, सीरिया, इराक, इधर यमन, वो एक एनसर्कलमेंट कर रहा है, जिससे कि अल्टीमेटली दबाव बनाकर जेरूसलेम वाला जो क्षेत्र है, अल-अक्सा वाला जो क्षेत्र है, अगर उस पर ईरान काबिज हो जाता है, मुस्लिम फोर्सेस दोबारा काबिज हो जाती हैं, तो एक सिंबल है कि मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर उसी को माना गया है जिसका कंट्रोल इस एरिया पर रहा है। चाहे ओटोमन एम्पायर की बात कर लीजिए, है ना। तो ऐसे में अगर वहां पर ईरान सक्सेसफुल हो जाता है तो मुस्लिम वर्ल्ड देखेगा यार ट्रू लीडर तो ईरान है, सऊदी नहीं है, राइट। तो वो भी एक एंगल है। जैसे इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ उसके बाद से ईरान ने कहना स्टार्ट कर दिया इजराइल तो छोटा शैतान है, मतलब स्मॉल सैटन, एंड जो लार्ज सैटन है वो तो US है। तो मैंने कहा ना इस्लामिक सिविलाइजेशन मतलब क्लैशेस ऑफ सिविलाइजेशन, जिसमें कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन और इस्लामिक सिविलाइजेशन एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं। इस्लामिक सिविलाइजेशन मानकर चलती है कि वेस्ट का एक्सपेंशन इस्लाम के लिए खतरा है, इस्लामिक जो वर्ल्ड व्यू है उसके लिए खतरा है, कल्चर के लिए खतरा है, पॉलिटिकल सिस्टम के लिए खतरा है। दैट इज वाई दे रिजेक्ट ईच एंड एवरीथिंग विच इज एसोसिएटेड विद दिस वेस्टर्न आइडिया ऑफ एक्सपेंडिंग लिबरलिज्म। मैं बात कर रहा हूँ इस्लामिक फंडामेंटलिज्म की, राइट। खमैनी का एजेंडा आपको पता लगा, राइट। अब ये शेडो वॉर में क्या होता है कि एक तरीके से हम डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं कर रहे, लेकिन आपकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को हम साइबर अटैक से कुछ नुकसान पहुंचा देंगे, आपके साइंटिस्ट को ख़त्म कर देंगे। मेलवेयर, ये स्टक्सनेट मेलवेयर पॉपुलर हुआ था, जिसमें कहा गया था इजराइल और USA की मिलीभगत से ईरान को नुकसान पहुंचाया गया था। सैबोटाज अटैक होते हैं, जैसे ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट को अटैक कर देना, इधर से ईरान भी फिर ऐसे कुछ काउंटर ऑफेंसिव प्लान करता है। इजराइल का एलिगेशन है कि हमने, ऐसा नहीं है कि हमने शुरुआत की है, अगर आप रिटेलिएशन कहेंगे तो उसका मतलब है कि पहले हमने दमिश्क पर ऐसा किया होगा, लेकिन इजराइल ने तो माना ही नहीं है। वैसे सबको पता है कि दमिश्क में और ईरान की एम्बेसी मतलब कॉन्सुलेट पर हमला हो और IRGC के जनरल मारे जाएं, तो ऐसा नहीं है कि इजराइल इन्वॉल्व ना हो, तो फिर कौन इन्वॉल्व होगा, राइट। लेकिन इनका कहना है कि इसके अलावा हम पर भी अटैक होते रहते हैं, मतलब हमारे कमर्शियल शिप्स पर अटैक होते रहते हैं, इजराइल के ऑयल टैंकर्स पर अटैक होते रहते हैं, जिससे कि इजराइल की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है। अब बाइडेन की क्या पॉलिसी है इसमें, क्योंकि वर्ल्ड वॉर का लेवल तो भाई तब बनेगा जब मल्टीपल पार्ट्स इन्वॉल्व हो। तो एक तरफ तो जैसे ही ये अक्टूबर वाला हमला हुआ था हमास की तरफ से, तो इन्होंने कह दिया था कि यार मतलब जो भी काउंटर ऑफेंसिव इजराइल करेगा हम उसके सपोर्ट में हैं, लेकिन साथ साथ बाइडेन नहीं चाहते कि फुल स्केल वॉर हो, क्योंकि किसी भी देश की पॉलिसी वहाँ की डोमेस्टिक कैलकुलेशन से भी डिपेंड होती है, पर भी डिपेंड करती है। जैसे कि US की जनता परेशान है, US की जनता में एक नैरेटिव आ रहा है कि भाई यूक्रेन में वाई वी आर पंपिंग सो मच मनी, दिस इज नॉट आवर वॉर, राइट। ऑलरेडी अफगानिस्तान से वापस जा चुके हैं, तो अगर ये दोबारा से इंटरवीन करते हैं, फुट्स ऑन ग्राउंड करते हैं, जो कि लगता नहीं है करेंगे, तो मतलब एक पॉलिटिकल क्राइसिस वाली बात हो जाएगी ना। इनकी मैंने अभी आपको जिक्र किया था, मोहम्मद रज़ा
ज़हीदी, यही वो IRGC कमांडर हैं जो भी डमस्कस के कंसुलेट बॉम्बिंग में मारे गए। नेतन्याहू के लिए तो फायदा है। करंट फुल स्केल वॉर, सब्जुगेशन ऑफ ईरान इज कंसिडर्ड सोल्यूशन फॉर इजराइल, लेजिटिमेसी मिल जाएगी ज़्यादा। ईरान का मैसेज क्या है? ईरान का मैसेज आपको बताया कि वो रिटेलिएशन था, इसके बाद कोई ऑफेंसिव वो नहीं करेंगे। नाउ सऊदी का क्या कहना है? अब देखिए, सऊदी ऑलरेडी परेशान है इस एरिया से। ये जो यमन है, यमन में ये वाला जो एरिया है ये हूथी रिबल्स के कंट्रोल में है, और हूथी रिबल्स को सपोर्ट किसका? ईरान का है। तो सऊदी सुन्नी मेजॉरिटी, शिया मेजॉरिटी है ईरान। तो एक तरीके से यहां पर एक राइवलरी रही है सऊदी में और ईरान में। तो अगर ये रिबल्स सऊदी को परेशान कर रहे हैं और इनको पैसा ईरान से मिल रहा है, तो मुझे बताइए ईरान के इस अटैक में सऊदी को ईरान को सपोर्ट करेगा क्या? सऊदी कहेगा भाई तुम्हारी वजह से तो हम परेशान है खुद, ये हूथी रिबल्स हमें परेशान कर रहे हैं, ईरान तुम ही हो ना इनके पीछे, तो हम तुम्हें सपोर्ट नहीं करेंगे। ऐसी प्रोबेबिलिटी है, राइट। लेकिन फिर बात आती है कि इधर इजराइल है और वहाँ फ़लस्तीन का कॉज है, फ़लस्तीनी मुस्लिम्स का कॉज है। फिर वहाँ पर बात आ जाती है मुस्लिम उम्मा की, मुस्लिम ब्रदरहुड की। तो यानी कि सऊदी पे दबाव बन सकता है, राइट। हमास को तो फ़ायदा हो ही रहा है, बताया आपको, राइट। क्योंकि हमास को फ़ायदा क्यों है? अल्टीमेटली हम तो चाह ही रहे थे ईरान फुल स्केल वॉर में आए। फुल स्केल वॉर में आएगा तो अल्टीमेटली हमसे थोड़ा टेंशन डाइवर्ट होगी, इजराइल की फोर्सेस वीक होंगी। नाउ अब जो लार्जर जियोपॉलिटिक्स हम देख रहे हैं, चाहे हम रशिया की बात करें, चाइना की बात करें, ईरान की बात करें, कहीं ऐसा तो नहीं है ये एम्पायर वाली मेंटालिटी को झलका रहा है? ऐसा क्यों? क्योंकि शी जिनपिंग BRI की बात करते हैं, इकोनॉमिक मॉडल उसको बताते हैं, लेकिन ईस्ट चाइना सी में कन्फ्रंटेशन में रिलेशन जापान के साथ सेनकाकू DIU आइलैंड्स को लेकर, यानी कि एक्सपेंशनिस्ट है। साउथ चाइना सी में एक्सपेंशन करते हैं, इंडिया की टेरिटरीज पर क्लेम करते हैं, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश। और शी जिनपिंग मतलब जैसे कि हमारे फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी मिस्टर श्याम सरन कहते हैं कि चाइना इज सफरिंग फ्रॉम मिडिल किंगडम सिंड्रोम, यानी कि वो मिडिल किंगडम मानता अपने आप को, मानता है कि दे आर डेस्टिन्ड फॉर ग्रेटनेस, दे आर लाइक सेंटर ऑफ दिस वर्ल्ड। वो ग्रस्त है उस ह्यूमिलिएशन से जिसको सेंचुरीज ऑफ ह्यूमिलिएशन कहते हैं, कि इनका सब्जुगेशन किया था यूरोपियन पावर्स ने, ओपियम वॉर, जापान ने, तो वो उसका बदला चाहते हैं, और उसका बदला केवल एक ही है, एक्सपेंशन। तो इधर चाइना का एक्सपेंशन, आप कहेंगे चाइना का जिक्र क्यों कर रहे हैं ईरान वाले मुद्दे पर? क्योंकि जो एक एक्सिस वर्ल्ड में बन रही है वो ये भी है, ईरान, चाइना, रशिया एंड नॉर्थ कोरिया, एंड दे वांट टू चेंज द वर्ल्ड ऑर्डर विच इज प्रेजेंटली लेड बाय USA एंड सम वेस्टर्न नेशंस। तो ये केवल एक टेरिटरी का मामला नहीं है, हमला केवल एक टेरिटरी पर नहीं है, ये एक लार्जर डायनामिक्स है जो दुनिया में बदलाव की मांग करता है। व्लादिमीर पुतिन, कहा जाता है कि वो अपने आप को जार से कम नहीं समझते, वो रशियन एम्पायर की ग्रेटनेस यहां पर लाना चाहते हैं, यानी कि वो भी एक्सपेंशन चाहते हैं। जो क्रीमिया में हुआ और उसके बाद यूक्रेन में हुआ वो केवल झांकी है, इससे आगे भी बहुत कुछ बाकी है। देखते हैं क्या होगा। ईरान अपने आप को पर्शियन ग्रेटनेस से कनेक्ट करता है, क्योंकि एक समय पर पर्शियन एम्पायर जो है वो सिविलाइजेशन, ट्रेड एंड पावर का बेस हुआ करता था। ये एक लिंक है यहाँ पर, इंटरेस्टिंग, जरा समझिएगा, इसको बाद में पढ़िएगा। लिंक ये है, कहा जाता है कि जो हूथी रिबेल्स हैं उनकी लोकेशन देखिए, यमन, राइट। तो एक तरीके से व्हाट ईरान इज प्लानिंग कि एक समय पर जो पर्शियन एम्पायर होता था उसका इन्फ्लुएंस इस पूरे एरिया में होता था, तो शायद ईरान अब उस स्टेटस को दोबारा चाहता है, तभी वो यहां से लेकर अपना सपोर्ट बेस यहां तक रखता है। शायद वो इस पूरे रीजन पर, पूरा लेवांत रीजन और ऊपर कॉकस रीजन तक अपनी इन्फ्लुएंस को बढ़ाना चाहता है। तो ये इनका नेक्स्ट लेवल हो सकता है। पुतिन का आपको बताया, चाइना का रिविजनिस्ट क्लेम, चाइना का एक्सपेंशन, ये पहले हान, बेसिकली अगर हम चाइना की बात करें, चाइना में ना हान एथनिसिटी के लोग वही एक्चुअली आप देखते हैं पॉलिटिक्स में, मिलिट्री में, एडमिनिस्ट्रेशन में प्रोमिनेंट हैं। हालांकि अदर एथनिसिटीज़ में जैसे तिब्बतन है, तिब्बत, खाम, आमडो, ऊपर जिंगजियांग और इधर आपका इनर मंगोलिया, लेकिन कितनी जगह पर इंटरनल एक सेसेशन की मांग है कि भाई इंटरनल यू कैन से सिविल वॉर जैसी टेंडेंसीज बन सकती हैं अगर चाइना वीक हो तो इस वजह से वीक चाइना हो नहीं सकता। एक्सपेंशन एंड स्ट्रेंथ इज द ओनली वे फॉर सर्वाइवल ऑफ चाइना, राइट। सो दैट इज व्हाट चाइना बिलीव्स इन। ये ज़ियांजिया का एक कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि अल्टीमेटली यू आर द सेंटर, जो मैंने कहा आपको, मिडिल किंगडम, कि वी आर देयर टू एक्सपेंड।
तो इसी वजह से सरदार वल्लभ भाई पटेल एक बात कहते थे जब हम पंचशील एग्रीमेंट की बात करते थे कि वी शुड अंडरस्टैंड माओज मेंटालिटी, माओज वर्ल्ड विजन। ऐसा है अभी कि चलो उस समय पर कि यूएसएसआर और चाइना आर इन गुड फेथ एंड ठीक है, इंडिया एंड यूएसएसआर इन गुड फेथ, चलो वी शुड ऑल बी फ्रेंड्स, लेकिन दूसरे की मंशा आगे क्या क्या हो सकती है उस पर ध्यान देना चाहिए। एक थुसाइडस का एक आइडिया है, एंशिएंट ग्रीस के एक थिंकर थे, उनका कहना था कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का एक सिद्धांत है और हमेशा वही चलता रहेगा, स्ट्रांग विल डू व्हाट दे कैन एंड वीक मस्ट सफर व्हाट दे शुड। दुनिया ऐसे ही चलती है, अच्छाई को जगह मिलनी चाहिए, शांति कोऑपरेशन होना चाहिए, लेकिन अपनी आंखें खोल कर रखनी चाहिए कि जो मजबूत है वो हर वो काम कर सकता है और करेगा, मतलब हर वो काम करेगा जो वो कर सकता है। तो हमें कैलकुलेट करना चाहिए क्या क्या कर सकता है तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए, तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड। खैर, ईरान का क्वेस्ट बताया आपको, पर्शियन एम्पायर वो चाहता है इस पूरे एरिया पर इन्फ्लुएंस, राइट। और हूती पर इस वजह से क्योंकि यहां पर जिससे कि अरब पर एक दबाव बनाकर रखा जा सके जिससे कि ये फर्दर एक्सपेंड कर सकें इस एरिया में, राइट। और प्रोसेस क्या है इसके लिए? प्रोसेस है यही टैक्टिकल अलायंसेस, हैविंग न्यूक्लियर वेपन्स, रेजिंग दिस प्रॉक्सीज, दैट्स द वे। रिलीजियस कंपोनेंट है ही, मतलब ईरान चाहता है कि वो अभी दुनिया में शिया वर्ल्ड का लीडर कहलाता है, लेकिन वो केवल शिया वर्ल्ड नहीं, वो मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर कहलाए। इसी वजह से वो कहते हैं कि मुस्लिम उम्मा, राइट, मतलब वो कहते हैं ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह, यानी कि इस्लामिक जो मूवमेंट है वो किसी एक कंट्री तक लिमिटेड नहीं है। ग्रेट एम्पायर ये बताया कि अल्टीमेटली आपका जो सेल्फ परसेप्शन होता है किसी नेशन का, वो उसकी फॉरेन पॉलिसी में रिफ्लेक्ट करता है। जैसे कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में रिफ्लेक्ट करता है नॉन एग्रेशन, नॉन इंटरवेंशन, राइट। हालांकि हम इसमें स्लाइटली ट्वीकिंग्स इन बिटवीन करते रहते हैं, राइट, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, स्ट्रेटेजिक एम्बिगिटी, राइट। वर्ल्ड वॉर 3 अभी हो सकता है क्या? देखिए, ऐसा लगता है अभी नहीं होगा, अगर कुछ बदल जाए एक महीने में तो बात अलग है, लेकिन अभी के जो रेस्पॉन्सेज हैं उसके हिसाब से मैं एनालिसिस बता रहा हूं। जैसे कि यूएसए का रेस्पॉन्स, यूएसए ने कहा कि इजराइल अगर आपने काउंटर ऑफेंसिव किया तो उसमें यूएसए आपके साथ नहीं है, लेकिन अगर आप पर अटैक हुआ तो डिफेंस में यूएसए आपके साथ है। और मुझे बताइए, वर्ल्ड वॉर, इससे पहले वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 कब हुए हैं? जब आप ऑफेंसिव में भी मल्टीपल नेशन साथ रहे हैं, राइट। अरब का रेस्पॉन्स देखिए, इजिप्ट, कतर, यूनाइटेड अरब मतलब यूएई, ये सब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के सामने यही चाह रहे हैं कि यहां पर एस्केलेट ना हो सिचुएशन। रशिया का रेस्पॉन्स देखिए, रशिया खुद तो यूक्रेन में एंगेज है, लेकिन इनका कमेंट जरा देखिए, मजा आ जाएगा आपको पढ़कर। कहना टेंशंस वुड क्या कह रहे हैं, हाँ जी, एक्सट्रीमली कंसर्न अबाउट ईरानियन स्ट्राइक, ये कंसर्न है ऑन इजराइल, और कह रहे हैं कि भाई सभी पार्टीज जो एंगेज हैं वो रेस्ट्रेन का इस्तेमाल करें, यानी कि इसके बाद कोई अटैक ना करें। ऐसा रशिया का रिस्पॉन्स है। तो भाई ये भी कोई ऐसा टेंडेंसी नहीं दिख रही कि हम आपके साथ हैं। तो अभी क्या लग रहा है कि कैंसिल हो गया है? तो मैंने क्या कहा, एक महीने में आगे क्या क्या होने वाला है उससे पता लगेगा कि सिचुएशन क्या क्या बिगड़ सकती है, लेकिन फिलहाल नहीं हो रहा क्योंकि डिले हो रहा है, क्योंकि मेजर जो रेस्पॉन्सेज हैं दे आर अगेंस्ट एस्केलेटिंग दिस सिचुएशन, राइट। आप ये भी कह सकते हैं कि कई बार जो डिफरेंस स्ट्रेटजी है उसको एक्चुअली स्ट्रेंथन करने के लिए ऐसे सिचुएशन बनाई जाती है जैसे कि ईरान ने करी है। कहा जाता है ना, जब तक आप दिखाओगे नहीं कि हाँ आप दूसरे की टेरिटरी में मिसाइल पहुंचा सकते हो, तो दूसरा आपको सीरियसली शायद उतना ना ले, या कहीं पर वो जो आप पर आपके खिलाफ काउंटर कर रहा था उस पर वो रेस्ट्रेन नहीं करेगा जब तक उसको नहीं पता लगेगा कि आपकी क्या क्या पॉसिबल रेमिफिकेशन आप कर सकते हो। खैर, यहां पर आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। ये क्वेश्चन है आज का, राइट अ शॉर्ट नोट इन ईरान इजराइल रिलेशंस, आल्सो मेंशन द स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ बोथ फॉर इंडिया। तो आई थिंक आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। फिर मिलता है, ख्याल रखिए अपना, जय हिंद।